Welcome students. Today we are discussing about the acid base balance. It is also the topic of pathophysiology. It is basically related to the first unit of the pathophysiology of B.Pharm syllabus. एसिड बेस बैलेंस में हम देखेंगे क्या है एसिड बेस बैलेंस. बेसिकली एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है. अब एसिड बेस बैलेंस जब डिस्टर्ब होता है तो एसिडिटी ज़्यादा बढ़ती है तो एसिडोसिस हो जाता है, और बेसिसिटी ज़्यादा बढ़ती है. जब बेसिक कंपाउंड या फिर पीएच बढ़ती है तो क्या होता है, बेसिसिटी हो जाती है. और ये बैलेंस जब मेंटेन रहता है तो बॉडी अपना प्रॉपर तरीके से वर्क करती है, और इम्बैलेंस की कंडीशन में डिसीज़ जैसी कंडीशन जनरेट हो जाती है. एसिडोसिस भी डिसीज़ हमारे लिए हार्मफुल है और एल्कलोसिस भी हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन न्यूट्रल मीडियम इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं. मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ सेल प्रोडक्ट. मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ सेल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक गैसेस. हमने पहले भी पढ़ा था जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है सेल्स के अंदर, लास्ट प्रोडक्ट CO2 बनता है और मेटाबॉलिक एसिड बनते हैं. मेटाबॉलिक एसिड में मेनली कार्बोनिक एसिड्स, लैक्टिक एसिड, इस तरह के सभी एसिड्स बनते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ए बाइकार्बोनेट. और कार्बन डाइऑक्साइड जब बाइकार्बोनेट जो वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइंड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड CH2 के साथ मिलकर क्या बनाती है, बाइकार्बोनेट बना लेती है. ठीक है, या से हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं बाइकार्बोनेट आइंस के साथ में से, और कार्बोनिक एसिड भी बोल सकते हैं. मेटाबॉलिक प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय द किडनी एंड लंग्स. जितनी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हैं, चाहे अगर वो कार्बोनिक एसिड होगा तो वो किडनी में एक्सक्रीटेड आउट होगा, और अगर CO2 है तो वो लंग्स के थ्रू द बॉडी से बाहर निकलती है. किडनी एक्सक्रीटेड मेटाबॉलिक एसिड एंड लंग्स एक्सक्रीटेड CO2. यानी किडनी क्या होगी, जितनी मेटाबॉलिक एसिड होती है, कार्बोनिक एसिड होती है, कार्बोनिक एसिड होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करते हैं. लंग्स क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से निकालने की कोशिश करती है. ठीक है, दिस फैक्टर मेंटेन द pH बिटवीन द 7.3 to 7.4. यानी न्यूट्रल pH यानी कि 7.3 to 7.4 के बीच pH इस वजह से मेंटेन रहती है. और किडनी प्रॉपर तरीके से कार्बोनिक एसिड को निकालता रहे, मेटाबॉलिक एसिड को बॉडी से निकालता रहे, और लंग्स प्रॉपर तरीके से CO2 को बाहर निकालते रहे, तो उससे बॉडी का pH होती है वो मेंटेन रहती है 7.3 to 7.4. सीरम कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 that determine the concentration of carbonic acids and play a main role in the maintaining the blood pH. अगर सीरम जो हमारा ब्लड सीरम है, ब्लड सीरम के अंदर कितना कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आइंस हैं और कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है, ये डिटरमाइन करते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन कार्बोनिक एसिड हो गई. अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा है तो कार्बोनिक एसिड ज़्यादा फॉर्म होगा, और कार्बोनिक एसिड ज़्यादा फॉर्म होगा तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी के pH को या ब्लड के pH को रेगुलेट करता है. बॉडी की pH क्या होती है, ब्लड की pH कम होती चली जाती है. अल्ट्रेशन इन द ब्लड बाइकार्बोनेट लेवल्स एंड प्रोड्यूस देयर मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस. अगर ब्लड में बाइकार्बोनेट आयन घटते हैं, बढ़ते हैं, वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस को, एल्कलोसिस को. बाइकार्बोनेट आयन बढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, एल्कलोसिस कंडीशन हो जाती है, और बाइकार्बोनेट आयन जब घट रहे होते हैं वो एसिडोसिस कंडीशन हो जाती है. ठीक है, अल्ट्रेशन इन द पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस. अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में कम या बढ़ हो रही है तो क्या वो प्रोड्यूस करते हैं, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस करेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करेंगे. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा अमाउंट क्वान्टिटी में आपके ब्लड में प्रेजेंट है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की जैसी कंडीशन होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तो एल्कोलोसिस जैसी कंडीशन प्रोड्यूस होगी. अब इसे हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं कैसे कैसे क्या होता है. सबसे पहले बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस की. इन द ब्लड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आइंस एंड डिक्रीज द बाइकार्बोनेट आइंस लेवल ड्यू टू मेटाबॉलिक प्रोसेस डिक्रीज द pH ऑफ ब्लड. अगर ब्लड में हाइड्रोजन आयन कंटिन्यू बढ़ते रहें और बाइकार्बोनेट आयन कंटिन्यू कम होते रहें, तो हाइड्रोजन आयन कंटिन्यू बढ़ने के कारण क्या होगा कि मेटाबॉलिक प्रोसेस इस तरह की हो रही है जिसमें हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं और बाइकार्बोनेट आयन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में ब्लड की pH कम हो जाती है. और दिस अकर इन द फॉलोइंग कंडीशन. ये मोस्टली कब कब होता है, जब प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू द बिगर एक्सरसाइज और शॉक लाइक कंडीशंस. या तो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं. अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मिलाइटिस अनकंट्रोल्ड है, मतलब कंटिन्यू ग्लूकोज अमाउंट बढ़ा हुआ है, जब हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन है तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन आयन
अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मेलाइटस है, यानी कंटिन्यू ग्लाइको हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन बनी हुई है। और हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन की वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस ब्लड में बढ़ जाती है और जो डायरेक्टली क्या करते हैं, ब्लड की पीएच को बढ़ा देते हैं। स्टारवेशन, कई दिन से हम भूखे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, जब खाना नहीं खाएंगे प्रॉपर तरीके से तो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो अफेक्टेड होती है, जिसका डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन ब्लड में बढ़ जाते हैं, जो डायरेक्टली ब्लड की पीएच को बढ़ाते हैं। क्रोनिक रीनल फेलियर कंडीशन में क्या होगा, तो हमारा किडनी होगी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी, तो जो कार्बोनिक एसिड है या मेटाबॉलिक एसिड है बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, या उसके कारण डायरेक्टली हाइड्रोजन आयन और एसिड का अमाउंट बढ़ता है, जिससे क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। और लास्ट क्या है कि अमोनियम कार्बोक्लोराइड है, स्टेजोलामाइड है, इस तरह की अगर हम थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन करें तो वो भी क्या करते हैं, हमारी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। जैसे मैं आपको बताया था कि दीज एजेंट इनहिबिट द बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन, इन एजेंट की वजह से क्या होता है, बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन कम हो जाता है। जब बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन कम हो रहा है तो हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, और हाइड्रोजन आयन जब ज़्यादा होंगे तो डायरेक्टली क्या होगा, एसिडोसिस कॉज करेंगे। तो मेनली ये 4-5 रीजन हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन द मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर्स एंड इट इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग विद डीप रेस्पिरेशंस। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन हमारी बॉडी में बढ़ते जाते हैं, ब्लड में बढ़ते जाते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, उस कंडीशन में हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है। और रेस्पिरेटरी सेंटर जब स्टिमुलेट होता है तो जैसे कि आपको पता है रेस्पिरेटरी सेंटर हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा में प्रेजेंट होता है, और रेस्पिरेटरी सेंटर जब स्टिमुलेट होगा तो हमारी ब्रीथिंग रेट होती है वो बढ़ जाती है, साथ में डीप ब्रीथिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और बाइकार्बोनेट लेवल इन द प्लाज्मा गेट फॉल, जिसकी वजह से क्या होता है, बाइकार्बोनेट लेवल होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में मेनली बाइकार्बोनेट लेवल जो होता है वो आपका प्लाज्मा में कम हो जाता है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। एल्कलोसिस क्या होता है, इसमें जस्ट अपोजिट कंडीशन होगी। यहाँ पर क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयन हमारे ब्लड के अंदर बढ़ रहेंगे। वहाँ पर क्या हो रहा था, एसिडोसिस के अंदर, एसिडोसिस में हमारा क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे थे, और एल्कलोसिस में क्या होगा कि बाइकार्बोनेट का आयन बढ़ जाते हैं। इंक्रीज द लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट आयन्स, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन द ब्लड, राइज द pH ऑफ द ब्लड, इट इज़ नॉन एज ए मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अगर हमारे ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट आयन का लेवल बढ़ जाता है और हाइड्रोजन आयन का लेवल कम हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड की pH होती है वो बढ़ जाती है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। दिस अकर इन द फॉलोइंग कंडीशन, ये कब कब हो सकता है, जब सीवियर प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग हो, हमारी कंटिन्यू बॉडी से वॉमिटिंग हो रही है, और कंटिन्यू और प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग हो रही होगी तो हमारा जो एसिड कंटेंट स्टमक का वो बाहर कंटिन्यू निकलता जाएगा, और कंटिन्यू निकलने के कारण क्या हो, हाइड्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है, और जिसके बाइकार्बोनेट लेवल बढ़ जाता है। डायरेक्टली क्या, जब बाइकार्बोनेट लेवल लगेगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जैसी कंडीशन हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एल्कलाइन साल्ट लाइक ए सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं बाय द इन्फ्यूजन्स, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन्स अगर हम बॉडी में इन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में एल्कलाइन साल्ट बढ़ जाते हैं। एल्कलाइन साल्ट जब बढ़ेंगे तो वो भी क्या करेंगे, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को कॉज करते हैं। थर्ड इज द हाइपोकैलेमिया सच एज ए कजिन सिंड्रोम्स, इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ द एल्डोस्टेरोन्स। हाइपोकैलेमिया मतलब क्या है, पोटेशियम लेवल अगर बॉडी में कम हो रहा है, उस कंडीशन की वजह से भी क्या होता है, पोटेशियम लेवल जब बॉडी ब्लड में कम हो जाएगा तो सोडियम क्या होगा, सेल से बाहर नहीं आ पाएगा। जब सोडियम सेल से बाहर नहीं आ पाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो सोडियम सेल के अंदर नहीं आ पाएगा, इस वजह से क्या होगा, सोडियम या पोटेशियम का जो ट्रांसपोर्टेशन वो अफेक्ट करता है। तो डायरेक्टली क्या होता है कि हाइपोकैलेमिक इंजेक्शन में सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टेशन अफेक्टेड हो जाएगा, जिससे कारण डायरेक्टली क्या होता है, बाइकार्बोनेट लेवल बढ़ जाते हैं, या फिर वो बाइकार्बोनेट साल्ट्स हैं या फिर बाइकार्बोनेट साल्ट्स जो बढ़ जाते हैं जो डायरेक्टली ब्लड की पीएच को बढ़ा देते हैं। दूसरा, इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन्स। अगर एल्डोस्टेरोन का सेक्रेशन बढ़ रहा है तो एल्डोस्टेरोन्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाईली इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द नेफ्रॉन्स। अगर एल्डोस्टेरोन सेक्रेशन बढ़ेगा तो नेफ्रॉन से एल्डोस्टेरोन जैसे सेक्रेशन बढ़ेगा, एल्डोस्टेरोन से क्या होगा, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, हमें नेफ्रॉन से हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जितने अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइन ज़्यादा अमाउंट में ऑब्जर्व होंगे तो ऑटोमेटिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन बन जाती है। क्लिनिकली मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेशंस। क्लिनिकली बात करें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट हमारी थोड़ी कम हो जाती है। डिप्रेस फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है। डिक्रीज द बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन इन द यूरिन, बाइकार्बोनेट आयन का यूरिन में कम हो जाता है, और बाइकार्बोनेट लेवल इन द ब्लड गेट इंक्रीज, और बाइकार्बोनेट होते हैं हमारे ब्लड में बढ़ जाते हैं।
बाइकार्बोनेट लेवल इन द ब्लड गेट इंक्रीज, जिसके कारण बाइकार्बोनेट लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जब हम रेस्पिरेशन कम हो रहा होगा, रेस्पिरेशन कम करने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जो डिप्रेस फंक्शन, नेफ्रॉन्स का फंक्शन डिप्रेस हो जाएंगे, या डिक्रीज बाइकार्बोनेट सेक्रेशन कम हो जाएगा यूरिन के अंदर, तो ऑटोमेटिक बाइकार्बोनेट लेवल बढ़ेगा, और जब बाइकार्बोनेट लेवल बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशंस हो जाती है। अब बात किए तो हो गई मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। सबसे पहले बात करें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब हम यहाँ पर क्या हुआ, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डायरेक्टली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड्स। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है लंग्स के अंदर, तो उससे क्या होता है, ब्लड का पीएच बढ़ जाता है, और जिसको हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं। ठीक है, राइज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द लंग्स डिक्रीज द ब्लड पीएच, इट इज नोन एज ए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, ये कहाँ होता है, किस कंडीशन में होता है, कुछ कंडीशन जैसे कि ईयर ऑब्स्ट्रक्शंस अकर्स इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा लाइक कंडीशन। कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें कि प्रॉपर तरीके से हम रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहे हैं, ईयर प्रॉपर तरीके से हम ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस है तो उसमें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है, रेस्पिरेशन में दिक्कत हो रही है, अस्थमा में भी रेस्पिरेशन में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारा प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पाता है लंग्स के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल पा रही है, ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुंच पाई, ऑटोमेटिक क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड थोरैक मूवमेंट। तो जो हमारी थोरैक मूवमेंट है, यानी कि थोरैक जो कैविटी है उसका जो मूवमेंट होता है डिपेंड करता है डायफ्राम पे, और डायफ्राम का मूवमेंट हो, थोरैक मूवमेंट हो डिपेंड करते हैं डायफ्राम पे। और डायफ्राम मूवमेंट कब हो जाता है, जब प्रेगनेंसी लाइक कंडीशन हो, एसिस्टिक लाइक कंडीशन, तब। अगर प्रेगनेंसी लाइक कंडीशन डायफ्राम मूवमेंट कम हो, डायफ्राम मूवमेंट कम हो, थोरैक मूवमेंट कम हो, थोरैक मूवमेंट जब कम होगा तो रेस्पिरेशन रेट होती है ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जब रेस्पिरेशन रेट कम हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर बॉडी से कम निकल रहा होगा, ऑक्सीजन बॉडी में कम पहुंच रहा होगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ऑटोमेटिक ब्लड में या लंग्स में बढ़ जाता है, जो डायरेक्टली एसिडोसिस कंडीशन करता है। एसिस्टिक मतलब क्या होता है, जलोदर जैसे बोलते हैं, जब प्लेट में काफ़ी हाई अमाउंट में इंट्रापेरिटोनियल फ्लूइड बढ़ जाता है, पेट काफ़ी फूल गया होता है, जलोदर जैसे बोलते हैं हिंदी में हम लोग, और उस पेट में काफ़ी जब फूल गया है, पेट में इंट्रापेरिटोनियल फ्लूइड काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ गया है, उस कंडीशन में क्या है कि हमारा जो डायफ्राम है प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। डायफ्राम प्रॉपर तरीके से मूवमेंट ना करने के कारण क्या होता है कि थोरैक मूवमेंट भी कम हो जाता है। थोरैक मूवमेंट जब कम हो गया तो ऑटोमेटिक क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट कम हो जाती है। रेस्पिरेशन रेट कम हो जाएगी, इसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पा रही है, लंग्स में नहीं पहुंच पा रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पा रही है। डायरेक्टली क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है। थर्ड कंडीशन क्या है, इम्पेयर्ड न्यूरोमस्कुलर फंक्शन लाइक ए पोलियोमाइलाइटिस एंड न्यूराइटिस। इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारे न्यूरोमस्कुलर इम्पल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से हमारी जो थोरिक मसल्स हैं, जिसे हम इंट्राकॉस्टिकल मसल्स बोलते हैं, इंट्राकॉस्टिकल मसल्स बोलते हैं, या डायफ्राम की मसल्स हैं, वहाँ प्रॉपर तरीके से न्यूरोमस्कुलर फंक्शन मतलब क्या है, न्यूरॉन्स के थ्रू जो मैसेंजर हैं वो थोरिक मसल्स के आसपास नहीं पहुंच पाते हैं। वो लाइक जैसे पोलियोमाइलाइटिस की वजह से वो फंक्शन प्रॉपर इम्पेयर्ड हो गए, पॉलीन्यूराइटिस की वजह से इम्पेयर्ड हो गए। जब प्रॉपर तरीके से न्यूरॉन से जो इम्पल्स नहीं पहुंच पाएंगे तो थोरिक मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो, थोरिक मूवमेंट नहीं हो तो रेस्पिरेशन इफेक्टेड होगी, और रेस्पिरेशन इफेक्टेड होगी डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे लंग्स में बढ़ जाएगा, CO2 का लेवल कम हो जाएगा, जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिससे मेजॉरिटी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। If there is a severe retention of carbon dioxide in the patient will develop the confusion, drowsing and coma। अगर लॉन्ग टाइम तक ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल पेशेंट के अंदर बढ़ता जाता है तो उससे क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ड्राउजनेस होती है, बेहोशी जैसी कंडीशन होती है, लास्ट में कोमा जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है, आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी बढ़ जाता है, जो बाद में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली क्या करेगा, हमारे सेल के लिए भी हानिकारक हो जाता है, सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, पूरी बॉडी के सेल को हल्का करके कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्वांटिटी में पहुँचे तो। ठीक है, इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। जस्ट सपोजिट है, यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज द CO2 लेवल इन द लंग्स। यहाँ पर क्या हुआ था, पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा था, यहाँ क्या होगा, पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है। एक्सेसिव रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड राइज इन द ब्लड pH, जिसकी ब्लड pH बढ़ जाती है, जिसको
इट इज़ नोन एज ए रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस के नाम से जानते हैं। मतलब क्या है, डिक्रीज द CO2 लेवल इन लंग्स, CO2 लेवल कम हो जाए, और CO2 लेवल कम होगा तो ब्लड का pH बढ़ेगा, और ब्लड का pH बढ़ता है तो उसे रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस के नाम से जानते हैं। दिस कंडीशंस आर अकर इन द फॉलोइंग कंडीशन, ये कंडीशन ये कब कब हो सकता है। पहला कंडीशन है हाइस्ट्रिक ओवर ब्रीथिंग, मतलब जब हम कभी कहा है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ओवर ब्रीथिंग हो रही है, जैसे आप दौड़ के आए हैं, बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग कर रहे हैं, बहुत तेज सांस ले रहे हैं, बहुत तेज सांस ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, ज़्यादा ब्रीथिंग ले रहे हैं, हाइपर ब्रीथिंग ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस होने के खतरे बढ़ जाते हैं। लेकिन रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस कम होता है एज़ कम्पेयर टू द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस के चांसेस ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस। ठीक है, वर्किंग एट हाई टेम्परेचर हम वर्क करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, CO2 हमारी बॉडी से जल्दी बाहर निकल रही होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा टाइम तक हमारी बॉडी में स्टोर कर रही होती है। यानी कि या यहाँ कह सकते हैं जब हाई टेम्परेचर होगा तो ऑटोमेटिक हमारी ब्रीथिंग रेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ब्रीथिंग रेट हाइपर होने के कारण क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हमारे लंग्स में कम हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम होगा तो अल्कोहोलिसिस की कंडीशंस बन जाती है। हाई एटिल्यूटेड, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा हाइट में पहुंच जाते हैं, पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हम वहाँ पर बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कंटिन्यू बढ़ती रहती है, और हाई हाइट पर ऑक्सीजन की ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ने के कारण ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कमी होने के कारण ही मेनली अल्कोहोलिसिस जैसी कंडीशन होती है। और अल्कोहोलिसिस कंडीशन होने की वजह से क्या होते हैं, कुछ लोगों के हार्ट या कोई और टिश्यू प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते, ब्लड का pH बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाई एटिल्यूटेड या हाई माउंटेन पे जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी और ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, तो हाई ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है कि दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए CO2 का वेट ज़्यादा है, तो CO2 जब वेट ज़्यादा होगी तो वो कम हाइट पे ज़्यादा इलाके में रहती है। O2 का वेट कम है तो O2 जो गैस हल्की है तो इसलिए वो ऊपर ज़्यादा हाइट तक एरिया में रह सकती है। ज़्यादा हाइट पर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, और कम हाइट पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो ज़्यादा हाइट पर क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस क्या है, मेनिंजाइटिस कंडीशन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। जब मेनिंजाइटिस मतलब क्या है, हमारी जो मेनिंजाइटिस है, जो हमारी लेयर है, आउटर लेयर होती है CNS की, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसमें स्पाइनल कॉर्ड की सबसे जो आउटर लेयर है जो उसको कवर करती है, जिसके बीच के अंदर जिसमें मेनिंजाइटिस जो लेयर होती है उसके बीच में एक फ्लूइड होता है, जैसे हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, वो फ्लूइड फ्लो होता रहता है। उस मेनिंजाइटिस में मेनिंजेस जो है उसमें कुछ इन्फ्लामेशन हो जाता है, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। उसके कारण क्या होता है, प्रॉपर तरीके से हमारा रेस्पिरेशन अफेक्टेड हो जाता है, रेस्पिरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, यानी उस कंडीशन की वजह से कभी क्या होता है, रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस हो जाती है। लास्ट इज द सैलिसिलेट इंटॉक्सिडेशन, मतलब सैलिसिलेट पॉइजनिंग या सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी हो जाए, तो सैलिसिलेट अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम ले लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेटाबॉलिक रेट जब बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो ऑटोमेटिक ब्रीथिंग रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्रीथिंग रेट जब बढ़ जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ में कम हो जाता है, तो डायरेक्टली इंड्यूस करता है रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस के लिए। ठीक है, अब पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट पैलर। वेसोकंस्ट्रिक्शन आप समझते हैं, पेरिफेरल में बता ही चुका हूँ, जो आपकी हार्ट से दूर हैं वहाँ पर वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पैलर मतलब क्या है, काफ़ी चेहरा जो फेस होता है वो आपका डल नहीं लगता है। लाइट हेडेक हो जाएगा। टिटनी लाइक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, टिटनस जैसे टिटनिस में जो कैरेक्टरिस्टिक डायलॉग होते हैं आर द आइडेंटिकल मार्क ऑफ रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस। ये आइडेंटिकल मार्क्स हैं जबकि रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस की कंडीशन में ये सब चीज़ें होती हैं। रेस्पिरेटरी पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल गेट डिक्रीज, और जो आपका आर्टेरियल प्रेशर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो जाता है इस कंडीशन में, रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस में। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस मस्ट लेस हार्मफुल एज कम्पेयर टू द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आपकी हार्मफुल ज़्यादा है रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस की कंडीशन में। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और जितना हो सके इतने से शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।